हेलो दोस्तों, हमारे चैनल श्री तुलसी पे हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, लाइन में क्यों लगाया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है और इसमें बाइंडिंग किस तरह से होती है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये जो कंटेनर है, ये भी एक आइटम है। ये अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसको लाइन में लगाया जाता है। लाइन में ये देखिए, ये जो लाइन आती है, इस लाइन में इसको लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, यानी कि इसको हम इनकमिंग वोल्टेज कहेंगे। ये इनकमिंग वोल्टेज है जब ये ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है, और फिर यहाँ से जो आउटपुट निकलता है, इसको अगर ये इस वोल्टेज के कंपैरिजन में बढ़ा के देता है तो इसको हम स्टेप अप कहेंगे। जैसे कि हम अगर ये 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट का इनकमिंग वोल्टेज रहता है, ये वाला 11 केवी, और यहाँ पे अगर हमें बढ़ के मिलता है 33 केवी हो जाता है या 66 केवी होता है, तो इनपुट के कंपैरिजन में इस ट्रांसफार्मर को दिए जाने वोल्टेज वाले वोल्टेज के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज अगर इसका बढ़ के मिलता है तो ये ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और सेम कंडीशन में अगर इसके इनकमिंग वोल्टेज के कंपैरिजन में इसका आउटपुट वोल्टेज कम रहता है तो उसको हम कहेंगे स्टेप डाउन। जब बढ़ के मिलता है तो हम कहते हैं इसको स्टेप अप। ये कंडीशन क्या है, जब यहाँ पे 11 केवी है और यहाँ पे 33 केवी है, इनकमिंग कम आउटपुट ज़्यादा, तब ये है स्टेप अप। स्टेप अप कहेंगे उस कंडीशन में। और जब सेम कंडीशन में इसका जो इनपुट है वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि हम 11 केवी मान लेते हैं, इसका इनपुट 11 केवी है और इसका आउटपुट अगर रहेगा 415 वोल्ट, 660 भी हो सकता है, तो यानी इनकमिंग वोल्टेज जो कि ट्रांसफार्मर को दिया जा रहा है वो वोल्टेज ज़्यादा है और आउटपुट वोल्टेज अगर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बोलते हैं उसको। ये कैसे होता है स्टेप अप स्टेप डाउन, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर लाइन में लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या क्या सिस्टम रहता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसकी बॉडी है, पूरा एक पार्ट्स है, इसकी बॉडी है। और इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है इसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। इसके अंदर ऑयल रहता है, ये ऑयल यहाँ से कंजर्वेटर तक जाता है। और इसमें टर्मिनल्स होते हैं, जैसे आप पीछे तार देख रहे होंगे, 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं, उनके ऊपर कनेक्शन करने का दिया हुआ है। यहाँ पे हम कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 3 इंसुलेटर हैं। पहला इंसुलेटर के ऊपर यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ कनेक्शन होगा, यहाँ दूसरा कनेक्शन होगा, ये तीसरा कनेक्शन होगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये इनकमिंग साइड है। इनकमिंग में इसको 3 बार दिए जाएंगे, आउटपुट में 4 लगेंगे। हम ये भी जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि जब लाइन में 3 बार दिए जाते हैं ट्रांसफार्मर को इनपुट, ये देखिए यहाँ पे जैसे दे रखा है, जब लाइन में ट्रांसफार्मर को 3 बार दिए जाते हैं तो ये आउटपुट निकाल के 4 बार हमें देता कैसे है। जैसे कि इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं, ये आउटपुट रहेगी, 4 बार रहेंगे। इनपुट में 3 तो आउटपुट में 4 कैसे दे देता है वो भी हम समझेंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर है, जब हम इसकी बॉडी को देखते हैं, ये बॉडी है, इसके अंदर या इसके अंदर ये डिज़ाइन अलग अलग है, आइटम एक ही चीज़ है ये, इनके अंदर वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे रखी जाती है पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर होती है। इसकी जो है, इसको हम कोर बोलेंगे। ये कोर आयताकार भी हो सकती है या फिर ये इस प्रकार से 3 कोर वाला ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। 3 कोर वाले ट्रांसफार्मर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ट्रांसफार्मर डबल कोर का होगा, ये पूरा जो है लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है। पत्ती कैसी रहती है, पत्ती है इसमें एल आकार की पत्ती रहेंगी।
तो एक एल ऐसे में लगा देंगे, एक एल ऐसे में लगा देंगे, ये आयताकार बन गया। ठीक है दोस्तों, ये आयताकार होगा। और इस वाले में क्या होता है, इस वाले में ई आकृति रहती है, ऐसे ई लगा देंगे और एक हम उल्टा ई लगा देंगे, ये उल्टा ई लगा देंगे तो ये आकृति बन गई। और भी कई सारे प्रकार हैं इसको बनाने के, ई लग जाता है, एम लग जाता है, इन सबसे ये वाली आकृति हमारी आती है। तो कोर क्या होती है, कोर का फायदा क्या है, पहले वो समझ लेते हैं दोस्तों। एक और कोर होती है, उसको हम बैरी टाइप बोलते हैं, उसमें बीच में एक मेन कोर होती है, उसके अलावा बहुत सारी कोरें ऐसे निकलती रहती है, ऐसे बहुत सारी कोरें निकलती रहती है, इसको हम बैरी टाइप बोलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 2 कोर पे, इसको हम मेन कोर टाइप बोलते हैं, और ये जो है हमारा, इसको हम सेल टाइप बोलते हैं। ये जो पुर्जा है इसको हम कोर बोलते हैं, इसको हम कोर बोलेंगे, लेकिन क्योंकि कोरों के डिजाइन में अंतर है इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। इसको हम कोर टाइप ही बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं सेल टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम, चलिए अब इस पे बाइंडिंग कैसे स्थापित की जाती है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये कोर टाइप का रहता है तो किसी भी ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होती हैं, पहली होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हम कैसे कहते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर को जो इनपुट दी जाती है, चाहे वो हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो हाई वोल्टेज भी हो सकता है, लो वोल्टेज भी हो सकता है, पर उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। यानी ट्रांसफार्मर को जो इनपुट दी जा रही उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, और ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलती है, ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर से निकलने वाली आउटपुट को हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है लो वोल्टेज भी हो सकती है और हाई वोल्टेज भी हो सकती है दोस्तों। तो हम ये बात कर लेते हैं बाइंडिंग स्थापित की जाती है कैसे। तो जब कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग की जाती है तो एक कोर पे प्राइमरी बाइंडिंग स्थापित की जाती है, ये यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग स्थापित की जाएगी, दूसरी कोर पे बाइंडिंग की जाती है, सेकेंडरी बाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, बाइंडिंग की संख्या कम ज़्यादा होती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो बॉडी है, इस वीडियो में हम इतना समझेंगे कि ये जो बॉडी है इसके अंदर बाइंडिंग रखी कैसे जाती है, क्या उसको लटका दिया जाता है या किसी आइटम के ऊपर रखा जाता है या उसको किस तरह से फिट किया जाता है वो हम समझ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर रखी जाती है, इस प्रकार की कोर रखी जाती है। अगर ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है तो कोर के एक सिरे पर प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे सिरे पर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाएगी। ये स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा, ये डिज़ाइन के ऊपर डिसाइड किया जाता है, ये बाइंडिंग के टर्म्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है। फिर इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अब ये सेल टाइप में हम बात कर लेते हैं। ये जो सेल टाइप होता है दोस्तों, इसमें क्या अंतर होता है कि जब कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो कोर टाइप में इसकी सभी कोर बराबर साइज की होती है, पर जो सेल टाइप होता है उसमें इसकी जो बीच वाली कोर है वो इस कोर और इस कोर के कंपैरिजन में डबल साइज की होती है सेल टाइप में। सेल टाइप में दोस्तों ये जो बीच वाली कोर होती है ये बगल वाली कोरों कंपैरिजन में डबल होती है। इसमें पहले प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसमें पहले प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है और उस वाइंडिंग को लपेटने के बाद, उसका इंसुलेशन करने के बाद, पहले इस वाइंडिंग को लपेटेंगे प्राइमरी वाइंडिंग को, फिर इसके ऊपर एक इंसुलेशन चलाएंगे, फिर उसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करी जाती है। एक ही जो कोर रहती है, एक ही कोर के ऊपर दोनों वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है और दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखा जाता है। चाहे हम कोर टाइप की बात करें या सेल टाइप की बात करें, दोनों ही कंडीशन में दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, प्राइमरी हो गई या सेकेंडरी हो गई। ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है जो कि लैमिनेटेड है, यानी कि ये वाइंडिंग, ये कोर और इसी कोर से ये वाइंडिंग, ये पूरी तरह से एक दूसरे से दूर होती है, इंटरनल से कनेक्टेड नहीं होती है, पूरी तरह से इंसुलेटेड होती है। वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है,
इसके बाद इस कोर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, फिर इस वाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि फिर ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। दोस्तों, हम विचार करने वाली बात यह है कि जब इनपुट का जो सिरा है, इनपुट को तो हमने सप्लाई दे दी थी, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट पे हमारा लोड कनेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब हम ये जो इनपुट वाला सिरा है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हमने बाहर से आने वाली सप्लाई से जोड़ दिया, ये सप्लाई से जुड़ गया, और आउटपुट की जो वाइंडिंग है इसको हमने लोड से जोड़ दिया। पर क्योंकि इसमें तो हमने कनेक्शन किया नहीं, ये वाइंडिंग इससे पूरी तरह से सेपरेट है, तो फिर यहाँ से इधर सप्लाई पहुँचती कैसे है पहले वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है हमें, इसके लिए हमको इंडक्शन समझना होगा। इलेक्ट्रिकल में इंडक्शन क्या होता है कि जब कोई चालक, जैसे ये एक कंडक्टर है, जब कोई चालक किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के पास आता है, इसको हम मैग्नेट मानेंगे, इसको हम एस मानते हैं, इसको हम एन मानते हैं। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं एन और एस, तो एक को हमने एस मान लिया, दूसरे को हमने एन मान लिया। ये हमारा कंडक्टर है, यानी कि वाइंडिंग है। जब इस मैग्नेट को रोटेट किया जाएगा इस दिशा में, पहले इस वायर के पास लाया जाएगा और फिर यहाँ से पीछे वापस ले जाया जाएगा। तो किसी भी चुंबक में से उसके फ्लक्स निकलते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, कुछ इस तरह से। वो फ्लक्स यहाँ भी निकलेंगे, इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स निकलते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। तो जब इस मैग्नेट को इस वायर के पास ले जाया जाता है और दूर ले जाया जाता है, तो इस वाइंडिंग द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस वाइंडिंग द्वारा कट होगा और इस वाइंडिंग में एक वोल्टेज जनरेट होगा। ये पावर जनरेशन का सिद्धांत है। फैराडे का नियम है कि जब किसी चालक को या किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा छेदित किया जाता है तो उसके अंदर वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई चलती है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे काम करता नहीं। एसी कैसी होती है, अल्टरनेटिंग स्वभाव वाली एसी ऐसे चलती है। ये जीरो है, जीरो से पहले मैक्सिमम तक आएगी, मैक्सिमम के बाद फिर जीरो जाएगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर जीरो। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे हम जो वाइंडिंग स्थापित करते हैं, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से मैग्नेट, क्योंकि अपने आप में तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से एक सप्लाई से हमने जोड़ा, यहाँ से एक सप्लाई से जोड़ा, तो इसमें से कंप्लीट होकर करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से इस वाइंडिंग के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इस वाइंडिंग के चारों तरफ, इस वाइंडिंग के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन कोर को कट करता है, क्योंकि ये लैमिनेटेड स्टील की है, इन कोर को कट करता है। तो इन कोर को कट करने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे जो एक और वाइंडिंग हमने स्थापित कर रखी थी, सेकेंडरी वाइंडिंग, यह मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से होता हुआ इस सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करने से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है दोस्तों। हम एक बार फिर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट करने के लिए एक हमने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के पास हमने मैग्नेट रखा। ये परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड मैग्नेट हो सकता है। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक पोल उसका एस हो गया, एक पोल उसका एन हो गया। जब इस कंडक्टर को ये कंडक्टर है और ये है मैग्नेट, किसी भी एक चीज़ को स्थायी रख के, चाहे हम कंडक्टर को स्थायी रखें या मैग्नेट को स्थायी रखें, दूसरे को मूवमेंट किया जाता है। इस वीडियो में हम मानते हैं कि ये कंडक्टर स्थायी रहेगा, इस चुंबक को हम इस कंडक्टर के ऐसे पास ले जाएंगे और फिर वापस से उसको दूर लाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैग्नेट से निकलने वाले फ्लक्स इस वायर द्वारा छेदित होंगे। ये वायर इस मैग्नेट से निकलने वाले फ्लक्स को कट करेगा और इस वायर के अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो इसके अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। यही फैराडे का नियम है कि कोई भी कंडक्टर जब किसी चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है, उनको काटता है, तो उसके अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। कोर ट्रांसफार्मर की चाहे सेल टाइप हो या कोर टाइप हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि ये इनकमिंग सप्लाई से जुड़ी होती है। इसमें करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। वो फ्लक्स सबसे पहले कोर को कट करता है, क्योंकि ये बाइंडिंग कोर के ऊपर स्थापित है, तो सबसे पहले फ्लक्स इस कोर को कट करेगा। फिर इस कोर में भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब अपने रास्ते पे चलेगा तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा। ये सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा, इसमें वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसमें वोल्टेज जनरेट होगा तो ये तो लोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये लोड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ट्रांसफार्मर केवल इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना जान लिया हमने कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इनकमिंग साइड अगर हाई वोल्टेज दिया जाए, जैसे अभी हमने बात करी थी ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, यानी कि इनकमिंग साइड अगर 11 केवी का वोल्टेज दिया जाए तो आउटपुट में ये 33 केवी दे देता है, तो इसको स्टेप अप बोलते हैं। और सेम कंडीशन में अगर इसके इनकमिंग साइड 11 केवी वोल्टेज दिया जाता है और आउटपुट में ये 415 वोल्टेज देता है, तो इसको स्टेप डाउन बोलते हैं। लेकिन ये करता कैसे है कि इनकमिंग में 11 केवी दे देंगे तो आउटपुट हमें 33 केवी दे देगा, और इनकमिंग में अगर हम इसको 11 केवी दे देंगे तो हमें आउटपुट 415 मिलेगा। ये कैसे डिसाइड किया जाता है वोल्टेज कम होगा या ज़्यादा होगा? तो स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करेगा ट्रांसफार्मर, ये बात हम करेंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग स्थापित रहती है उसके बारे में हमने समझ लिया है कि सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ पार्ट्स रहते हैं, उसके ऊपर कोर को स्थापित करते हैं। इंसुलेटेड रहती है कोर, उसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो वाइंडिंग पूरी तरह से बॉडी से सेपरेट होती है, ये हमने इसमें समझ लिया। पर ये वाइंडिंग में से जब करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होती है। उसको गर्म होने के लिए इसके अंदर ऑयल डाला जाता है, कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आउटपुट वोल्टेज के बारे में हम बात करेंगे कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे होता है वो समझेंगे। ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और ये कैसे डिसाइड हो कि किस पोजीशन में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके एक एक पार्ट्स, ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी ये पार्ट्स दिखाई देते हैं, ये इंसुलेटर है, ये बस में टाइप का दिखाई दे रहा है, ये कंजर्वेटर है, ये पत्तियां क्यों लगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। और इसमें क्या क्या लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर के कुछ फार्मूलास होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में ये समझ सकें कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे करता है दोस्तों।